स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। फंक्शन नंबर 4, दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है कि यहाँ पे अब एक्चुअली एम्प्लॉयज सारे काम करेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट फंक्शन में प्लानिंग किया था, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और मैन को छोड़ के मनी, मशीन, मटेरियल, ये सब हमने ऑर्गेनाइज किया था, अरेंज किया था। थर्ड फंक्शन स्टाफिंग में हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन की मैनिंग की थी, मतलब वहां पे लोगों को हम लाए थे। और अब फाइनली ये डायरेक्टिंग में उन लोगों से सुपीरियर या सुपरवाइजर्स या मैनेजर्स काम करवाएंगे। तो डायरेक्टिंग में बेसिकली काम चालू हो जाता है। इंटायर मैनेजमेंट जो होता है वो वर्क पे रहता है, मतलब काम पे रहता है, सब कोई काम कर रहे होते हैं। मैनेजर्स का काम है सुपरवाइज करना एम्प्लॉयज को, उनका उनको काम बताना कि क्या करना है, कब तक करना है, कैसे करना है। और जब उनको काम दे दिया उसके बाद उस काम को सुपरवाइज करते रहना, चेक करते रहना कि एम्प्लॉय वाकई में उस काम को उसी तरीके से कर रहा है जैसा कि मैनेजर ने चाहा था, जैसा कि मैनेजर ने एक्सपेक्ट किया था। दिस एंटायर इज डायरेक्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग से हम गाइस। डायरेक्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं और लीड करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, ताकि उन सबऑर्डिनेट से काम लिया जा सके और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। टाइटन फंक्शन इन्वॉल्व करता है सबऑर्डिनेट्स को ये बताना कि क्या करना है और कैसे करना है। ये काम मैनेजर्स करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। इसके अलावा वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशू करते हैं, ताकि जो उनको काम काम दिया गया है, जो शेड्यूल काम है, वो हो सके। सबऑर्डिनेट्स को जो एक्टिविटीज करने के लिए दी गई हैं उसको सुपीरियर्स या मैनेजर्स सुपरवाइज करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि एम्प्लॉय उस काम को सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम इंस्पायर करते रहते हैं, ताकि वो एम्प्लॉय अपने मैनेजर की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सके और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। एंड लास्टली प्रोवाइडिंग लीडरशिप। और इसके अलावा लीडरशिप भी प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करना, किसी काम को किसी स्पेसिफिक तरीके से करने के लिए। दैट इज व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में देखने वाले हैं। मतलब डायरेक्टिंग का मतलब है मैनेजमेंट एंड एक्शन। तो अब पूरा मैनेजमेंट एक्शन में, एक्सेल में, बिजनेस के अंदर अब काम चालू हुआ है। इस डायरेक्टिंग फंक्शन को करके ही मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाते हैं। हम देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। जैसा भी हमने पहले देखा, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन, ये चार मेन एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। हम एक एक करके सारे देखते हैं। पहले सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब ये होता है कि सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस और काम देने के बाद ये देखना कि वो काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो एक बार सबऑर्डिनेट्स को जब इंस्ट्रक्शंस दे दिए किसी काम को करने के, क्या करना है और कैसे करना है, उसके बाद मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो देखे कि उसके सबऑर्डिनेट्स काम को वैसे ही कर रहे हैं जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था या नहीं। इसी को हम कहते हैं सुपरविजन। यहाँ पे मैनेजर सुपरवाइजर का रोल प्ले करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो काम दिया गया है उसको इंस्ट्रक्शन और प्लान के हिसाब से ही किया जाए। मतलब जैसा कहा गया है, जिस तरीके से करना है वैसे ही करें, और जितने टाइम पीरियड में करना है और जितने रिसोर्सेज को यूज करके करना है उतना ही करें। सुपरवाइजर्स क्लैरिफाई करते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस और गाइड करते हैं एम्प्लॉयज को, ताकि वर्कर्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ काम करें। रूटीन जॉब्स की जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो यूजुअली डेली देखने में मिलती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को भी सुपरवाइजर्स सॉल्व करते हैं। इसका मतलब सुपरवाइजर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हम ये देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। पहला है वो जो इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स दिए हैं सुपरवाइजर्स ने या मैनेजर्स ने, उसको सुपरवाइजर्स क्लैरिफाई करते हैं, ताकि
सबऑर्डिनेट्स को, वर्कर्स को वो इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स अच्छे से समझ में आ जाएं, और ये इंश्योर करते हैं कि उनको वाकई में समझ में आ गए हैं ये इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स पूरी तरह से। दूसरा काम है सुपरवाइजर का ये इंश्योर करना कि सबऑर्डिनेट्स को अपना दिया गया, जो उनको काम दिया गया है वो करने के लिए सारी फैसिलिटीज, एडिक्वेट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या नहीं है, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं होंगी तो सबऑर्डिनेट्स काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सुपरवाइजर का ये भी काम है कि वो नजर रखता है सबऑर्डिनेट्स के काम पे, और उनको गाइड करता रहता है उनकी एक्टिविटीज में। सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट्स का हॉरिजन भी ब्रॉडन करता है, उसको बताता है कि जो तुम काम कर रहे हो इसके बाद ये होने वाला है, या फिर ये काम इसलिए किया जा रहा है। So, with supervision, subordinates understands everything, not only about their work, but what would be the next level of job, what others would be doing, and why that job is being done particularly. That also they understand very well. And with this, they understand the seriousness of that job. सुपरवाइजर इसके अलावा अलग अलग सबॉर्डिनेट्स को जो अलग अलग काम दिया है उन सारे काम को सबॉर्डिनेट भी करते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट भी करते हैं। अगर कहीं पे किसी सबऑर्डिनेट ने कोई एरर किया है या कोई ओमिशन किया है तो उसको भी रेक्टिफाई करने का काम सुपरवाइजर का है। तो ये था हमारे सुपरवाइजर के फंक्शंस। अब हम देख रहे हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है एक मैनेजर या सुपरवाइजर के अंडर में एग्जैक्टली कितने लोग हैं जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं और जो उसको रिपोर्ट करेंगे। सो इट मीन्स द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ मैनेजर। ये जानना जरूरी है कि हर सुपरवाइजर या हर मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, ताकि पता चल सके कि कहीं उसके अंडर में जरूरत से ज्यादा सबऑर्डिनेट्स तो नहीं है या जरूरत से कम सबऑर्डिनेट्स तो नहीं है। क्योंकि अगर ज्यादा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होंगे तो फिर आपका कंट्रोल जो है उनके ऊपर वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। और अगर कम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं तो फिर मैनेजर के पूरे एबिलिटीज को यूज नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा जो कंट्रोल रहेगा वो काफी टाइट रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स बहुत कम है। नेक्स्ट एलिमेंट है डायरेक्टिंग का मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है एम्प्लॉयज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करना किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो सिर्फ मैनेजर का काम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशू करना ही नहीं होता है, बल्कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करना होता है, मतलब इंस्पायर करना होता है या इंड्यूस करना होता है किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए। मोटिवेशन मींस इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। तो एम्प्लॉय अपने आप काम करने लगे, जैसे उसको काम मिला, इंस्ट्रक्शंस मिले, ऑर्डर्स मिले, उसके बाद ऐसा उनको इन्फ्लुएंस किया जाए, इस चीज को ही हम मोटिवेशन कहते हैं, जो मैनेजर्स को करनी होती है। सबऑर्डिनेट्स को किसी एक स्पेसिफिक तरीके से काम करने के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें, उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो की जाती है वही है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक फोर्स है जो सबऑर्डिनेट्स को इंस्पायर करता है कि अपनी विलिंगनेस को और इंटेंसिफाई करें, अपनी इच्छा को और तीव्र करें, ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पाएं ऑब्जेक्टिव्स को अटेन या अचीव करने के लिए। मोटिवेशन फाइनेंशियल फॉर्म में भी दिया जा सकता है और नॉन फाइनेंशियल फॉर्म में भी दिया जा सकता है, जिसको हम इंटेंसिव इंसेंटिव्स कहते हैं, जो कि फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब है कि बोनस देना या सैलरी बढ़ा देना या कमीशन देना। और नॉन फाइनेंशियल में उस एम्प्लॉय ने जिसने अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करना, उसको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देना। मतलब मोटिवेशन के जो टूल्स हैं वो आपके इंसेंटिव्स हैं, दैट कैन बी फाइनेंशियल, दैट कैन बी नॉन फाइनेंशियल। मोटिवेशन करने का तरीका पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब मोटिवेट करने का तरीका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव मतलब एम्प्लॉय को ये बताना कि अगर तुमने ये काम अच्छे से किया तो तुम्हारा प्रमोशन हो सकता है, तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, या तुम्हें इंक्रीमेंट मिल सकता है या बोनस मिल सकता है, तुम्हारी तारीफ हो सकती है। और नेगेटिव का मतलब ये होता है
उसको ये समझाना कि अगर नहीं किया ऐसा काम तो क्या होगा, तुम अपनी जॉब लूज कर सकते हो, तुम्हारा डिमोशन हो सकता है, तुम्हें किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। सो एक डर पैदा करना बेसिकली एम्प्लॉय के अंदर, वो है नेगेटिव मोटिवेशन। मोटिवेशन का अल्टीमेट पर्पस होता है कि गोल्स को अचीव किया जाए और लोगों को प्रॉम्प्ट किया जाए एक्शन के लिए, कि वो काम करें, वो एक्शन में आ जाएं। अब यहाँ पे आपको सिलेबस में क्या है, मास्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसको हम मास्लोज थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की भी कहते हैं। अब्राहम मास्लो एक मैनेजमेंट गुरु था, जिसकी ये थ्योरी काफी पॉपुलर हुई वर्ल्ड वाइड। उसने ये बताया कि हर ह्यूमन की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, और जो नीड्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर हायरार्की में होती हैं, एक के बाद एक दूसरी नीड्स को हर ह्यूमन अचीव करना चाहता है। और उसी से उसने एक थ्योरी बनाई विच इज नोन एज मास्लोज थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की। इन नीड्स को अगर फुलफिल करता है मैनेजर, तो एम्प्लॉय अपने आप मोटिवेट होता रहता है और अच्छा काम करता रहता है। तो इसीलिए इस थ्योरी को हम मास्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। मास्लो ने फील किया कि हर ह्यूमन बीइंग की कुछ नीड्स होती हैं, कुछ कॉमन नीड्स होती हैं जो एक स्पेसिफिक हायरार्की में होती हैं। ये नीड्स को उसने 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, जो कि ऐसे हैं। पहला है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। ये बहुत ही बेसिक नीड्स होती है किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी ह्यूमन की, चाहे वो हंगर की हो, चाहे स्लीप की हो, चाहे हाउसिंग की हो। सो दीज आर द वेरी बेसिक नीड्स दैट इंक्लूड्स हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप एटसेट्रा। अगर ये नहीं होंगी तो एम्प्लॉय सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, कि एक वो ह्यूमन सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इसलिए ये नीड्स मीट होना बहुत जरूरी है सबसे पहले। और इसके लिए एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी सैलरी देती हैं, इतनी सैलरी देती हैं कि वो कम से कम इन बेसिक नीड्स को तो सेटिस्फाई कर सके, कि वो भूखा ना रहे, उसके पास एक प्रॉपर घर हो, राइट, जहाँ पे आराम कर सके, अपनी फैमिली के साथ रह सके। दूसरी नीड्स होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। एम्प्लॉय को डर रहता है फिजिकल सेफ्टी का, उसका और उसकी फैमिली का, चाहे वो फियर जो है वेदर, बैड वेदर की वजह से हो, या फायर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, या वाइल्ड एनिमल्स की वजह से, या डोकाइटी की वजह से। और भी कई रीजंस हो सकते हैं। और उसको इसके अलावा इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी रहती है। वो चाहता है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब वो कैसे कमाएगा, अपने फैमिली और अपनी खुद की कैसे टेक केयर करेगा। या फिर जब वो सिक हो जाएगा या परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा, काम करने लायक नहीं रहेगा, देन हाउ और who will take care of his needs. So these two needs are called safety or security needs. These needs are satisfied by organizations by offering job security to him, कि आपकी जॉब सिक्योर है, आप अगर अच्छे से काम करते रहे तो हम आपको कभी भी नहीं निकालेंगे। इसके अलावा जब आप ओल्ड एज के हो जाएंगे, व्हेन यू कैन नॉट वर्क, देन दैट टाइम आल्सो वी विल पे यू प्रोविडेंट फंड और पेंशन और ग्रेजुटी, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग एटसेट्रा। तीसरी होती है एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स। ये ह्यूमन नेचर की वजह से होती है। वी नो दैट वी ह्यूमंस आर social, and that is why we need some belonging, we need some friends. So these needs refer to affection, sense of belongingness, acceptance and friendship, कि लोग आपको अफेक्शन दें, आपसे टच में रहें, आपको अपना समझें, वगैरह वगैरह। इन नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटिस्फाई करती है, वो टीम बिल्डिंग के थ्रू सेटिस्फाई करती है। टीम में ही काम करवाया जाता है, टीम के थ्रू, कोई इंडिविजुअल अपना अलग से काम नहीं कर रहा होता है। और इस तरीके से हर इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो अपने फ्रेंड्स बना सके। नेक्स्ट है एस्टीम नीड्स। एक बार जब आपकी बिलोंगिंगनेस की नीड्स कम हो गई, तो नेक्स्ट जो नीड होती है वो है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब सेल्फ एस्टीम है। हर एम्प्लॉय अपना खुद का रिकग्निशन चाहता है, एप्रिसिएशन चाहता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकग्निशन एंड अटेंशन की नीड्स भी होती हैं एम्प्लॉयज की। इन नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है एम्प्लॉयज को चैलेंजिंग जॉब्स देके, उनके परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करके,
अप्रिसिएशन उनको दे के सबके सामने, अच्छे जॉब टाइटल्स दे के, इस तरीके से एस्टीम नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई करती हैं। लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जब पहले की फोर बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो गई तो अब एम्प्लॉय की नीड्स जो होती हैं वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। वो पूरी तरह से ऑटोनॉमी चाहता है, वो वही काम करना चाहता है उसके लिए वो एब्सोल्युटली केपेबल है, स्किल्ड है। वो किसी लोअर लेवल का जॉब नहीं करना चाहता, अपने हाथ में ज्यादा से ज्यादा पावर्स चाहता है। वो काम करना चाहता है जो उसने हमेशा से सोच के रखा है कि लाइफ में यही काम मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, यही काम मैं करूंगा। दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। लेट मी टेल यू गाइस, these needs most of the people cannot satisfy in their entire life. आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास अच्छा स्टेटस हो सकता है, आपके पास अच्छा जॉब टाइटल हो सकता है, आपके पास अच्छी वेल्थ हो सकती है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वही काम कर रहे हो एग्जैक्टली जो काम आप करना चाहते थे। अगर आपको ऐसा काम मिल जाता है इसका मतलब आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रही हैं। It is the highest level of need in the hierarchy. It refers to the drive to become what one is capable of becoming. वो बनना जो आप बन सकते हो, जो आप में कैपेसिटी है। मतलब वो काम करना जो आप कर सकते हो बेस्ट तरीके से, मतलब वो काम जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो करना। These needs include growth, self-fulfillment and achievement of goals. इस नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को कंटिन्यूअस लर्निंग की अपॉर्चुनिटी देती हैं, उनकी क्रिएटिविटी को एनकरेज करती हैं, उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंस देती हैं और ज़्यादा रिस्क लेने के लिए अलाउ करती हैं कि ठीक है आप डिसीजंस अपनी मर्जी से ले सकते हो इवन दो दे इन्वॉल्व रिस्क। तो ये हमारी 5 नीड्स हैं गाइस, इनकी हायरार्की है, एक सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। पहला था हमारा बेसिक नीड्स, दूसरा हमारा नीड्स ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी, तीसरा है नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, चौथा है नीड ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड पांचवा है नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। राइट नाउ, हाउ मैनेजर्स मोटिवेट देयर सबॉर्डिनेट्स टू एक्ट, वो हम देख रहे हैं अब। हर एम्प्लॉय की कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती हैं जो उसको फुलफिल करना चाहता है। एक्टिंग करते वक्त ये इंश्योर करते हैं मैनेजर्स कि किसी भी एम्प्लॉय की कोई भी अनफुलफिल्ड नीड्स अनफुलफिल्ड ना रह जाए, अनसेटिस्फाइड ना रह जाए, उस नीड का पूरा ध्यान रखा जाए। सो मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट्स की सारी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई भी एक नीड सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगा, या फिर करता भी रहेगा तो उसका परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो जाएगा। नीड का मतलब है फीलिंग ऑफ लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी को फील करना ही नीड है। Every person tries to take care of that feeling by satisfying, fulfilling what he lacks. हर पर्सन कोशिश करता है कि जिस चीज की नीड को वो फील कर रहा है उस चीज को वो पूरी तरह से सेटिस्फाई या फुलफिल कर ले। हर इंडिविजुअल की नीड एक दूसरे से डिफर करती है, लेकिन फिर भी कुछ सर्टेन कॉमन नीड्स हैं जो सब में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे साइकोलॉजिकल नीड्स जिसकी अभी हम बात कर चुके हैं, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये कॉमन नीड्स हैं जो मास्लोज ने अपनी थ्योरी में इन सीक्वेंस बताई हैं। मैनेजर्स इन सारी नीड्स को अपने बेस्ट पॉसिबल तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। इन नीड्स को हमें पिरामिड के फॉर्म में देखना है, टॉप लेवल और बॉटम लेवल है यहाँ पे। एग्जाम्पल भी हम देखेंगे साथ में इंडिविजुअल नीड्स के, और ऑर्गेनाइजेशन उन नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करती है हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बॉटम लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली साइकोलॉजिकल या बेसिक नीड्स है। एग्जाम्पल हो गया हंगर, इसके लिए एम्प्लॉय को मिल जाती है बेसिक सैलरी। दूसरी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। एग्जाम्पल इस नीड का है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, एम्प्लॉय को ये डर है कि मेरी इनकम हमेशा इतनी रहेगी या नहीं रहेगी। इसके लिए एम्प्लॉय को पेंशन और बाकी ओल्ड एज जो भी बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशंस दे सकती हैं वो देती हैं। इसके लिए बहुत सारे कंट्रीज में लेबर लॉज भी हैं जो कहते हैं कि आपको अपने एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड या पेंशन या ग्रेजुटी देनी पड़ेगी। तीसरा है एफिलिएशन या फिर सोशल नीड्स। हर कोई सोसाइटी में रहना चाहता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है, बिलोंगिंगनेस चाहता है। उसके लिए
वो फ्रेंडशिप चाहता है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन टीम बिल्डिंग और कोऑर्डिनेशन डेवलप करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इस तरीके से लोग ऑटोमेटिकली एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के टच में आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अपने इंटरेस्ट को समझते हैं, इस तरीके से फ्रेंड्स उनको मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एस्टीम और ईगो नीड्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटस, समबडी वांट्स गुड स्टेटस, उसके लिए उसे प्रमोशन दिया जाता है और उसके जॉब टाइटल को चेंज किया जाता है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर से उसको मैनेजर या जनरल मैनेजर बना दिया। लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। एग्जांपल अचीवमेंट ऑफ सेल्फ गोल्स। अभी तक वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और खुद के बेसिक गोल्स की बात कर रहा था, वो खुद के उन गोल्स की बात कर रहा है जो हमेशा से अचीव करना चाहता था। इसके लिए उसको ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम दे दी जाती है कि ठीक है, यू बी इन द ऑर्गेनाइजेशन बट यू टेक डिसीजंस व्हाट श्योर यू वांट, सो you explore yourself to the fullest. That is what is done by giving autonomy to the employee.